जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विद्या अभियान। आप सभी का स्वागत है विद्या अभियान के परिवार में। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का रसायन विज्ञान ना। और रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, यही सब पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम क्या था? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यही चैप्टर का नाम था ना। तो इसमें हम क्या पढ़ लेते? इसमें 3 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दिया था, जिसमें सब अभिक्रिया क्या होती हैं, अभिक्रिया के लाभ क्या हैं, अभिक्रिया लिखने के फायदे क्या हैं, अभिक्रिया में कमियाँ क्या-क्या हो सकती हैं, इनके दूर करने के उपाय क्या-क्या हैं, ये सब कुछ आपको मैं बता दिया था। उसके बाद अभिक्रिया के प्रकार भी अभिक्रिया के प्रकार हेडिंग डालकर पढ़ रहे थे ना। उसमें से मैं 3 अभिक्रिया बताया था। एक संयोजन अभिक्रिया यानी कि संश्लेषण अभिक्रिया, और दूसरा था वियोजन अभिक्रिया यानी कि अपघटन अभिक्रिया जिसको कहते थे, और तीसरा मैं बताया था वैद्युत अपघटन अभिक्रिया ना। 3 अभिक्रियाओं के बारे में बताया था। तो चलिए हम अगले हेडिंग पर बढ़ते हैं और चौथे हेडिंग की बात करते हैं। चौथी अभिक्रिया है एकल विस्थापन अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। चौथी अभिक्रिया का नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए हम बात करते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया की। आई बात समझिए। तो इसमें हम पढ़ते हैं, चौथा हेडिंग है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया ना। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसकी बात करते हैं। किसे कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया? देखिए, जब ना किसी भी विलयन में कोई दूसरा परमाणु जब हम डालते हैं, या कोई भी मिश्रण है, उस मिश्रण में जब कोई दूसरा परमाणु डालते हैं और उन दोनों मिश्रणों में से कोई एक हट करके वहाँ पर दूसरा लग जाता है ना, एक हट करके एक लगेगा तो उसे कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। बात समझे? जैसे मान लीजिए कि एक ब्रेंच पर 2 लोग बैठे हैं और तीसरा कोई आए और एक इस पर से हट करके और दूसरा इस पर आकर के बैठे, तो इसी को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। जब एक हट करके एक ही उसका स्थान पर आएगा तो उसे ही कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ आई? तो लिखिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब किसी परमाणु विलयन में जब किसी परमाणु विलयन में जब किसी परमाणु विलयन में दूसरे परमाणु का समूह आकर के दूसरे परमाणु का समूह आकर के या आकर जब किसी परमाणु विलयन में दूसरे परमाणु का समूह आकर के पहले वाले परमाणु को बाहर निकाल दे, पहले वाले परमाणु को आकर के पहले वाले परमाणु को पहले वाले परमाणु को बाहर निकाल दे कोई भी मान लीजिए कि 2 परमाणु एक साथ मिले हैं, उसमें से कोई तीसरा परमाणु आकर के पहले वाले परमाणु को बाहर निकाल दे, ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। बात समझिए?
यानी कि मान लीजिए कि ऐसा कोई, देखिए क्या परिभाषा, परिभाषा यही है ना कि जब किसी परमाणु विलयन में दूसरे परमाणु का समूह आकर के, परमाणु विलयन में दूसरे परमाणु का समूह आकर के पहले वाले परमाणु को बाहर निकाल दे, ऐसी अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ समझे, जैसे समझिए कि यह है कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4, कॉपर सल्फेट का विलयन है, और इसमें जब हम ना जिंक धातु को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा ये, यहाँ से कॉपर हट जाएगा और ये जिंक आकर के इसके साथ लग जाएगा, तो ये बना लेगा जिंक सल्फेट। ये हो जाएगा जिंक सल्फेट, प्लस में कॉपर बाहर निकल जाएगा। बस यही समझे, हम क्या बताए हैं, ये था कॉपर सल्फेट का विलयन। जब इसमें जिंक आया है ना, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को मिलाए हैं, तो ये बन गया है जिंक सल्फेट, और कॉपर को विस्थापित कर दिया है, और उसकी जब आ गया जिंक, कॉपर के ऊपर आ गया जिंक और कॉपर हो गया अलग। आए बात समझे। अब समझिए, इसी जिंक सल्फेट को हम ले लेते हैं, इसी जिंक सल्फेट को मान लीजिए कि आपके पास जिंक सल्फेट है, ZnSO4 जिंक सल्फेट है। इस जिंक सल्फेट के विलयन में यदि आप सोडियम मिला देंगे ना, सोडियम, जिंक सल्फेट के विलयन में यदि आप सोडियम मिला देंगे तो बनेगा सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा सोडियम सल्फेट, प्लस में जिंक, यानी कि जो जिंक है वो बाहर निकल जाएगा, जिंक बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ नहीं समझे। पहले हमने लिया कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब मिला दिया हमने जिंक, तो बन गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। और जब इसी जिंक सल्फेट के विलयन में हम सोडियम मिला देंगे तो बन जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस जिंक। आई बात समझ में। यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर समझ में आई कि नहीं समझ आई, यहाँ तक बात समझ आई ना, तो जल्दी से लिखिए, आगे चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, तो मिटा करके हम आगे की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं द्विविस्थापन या उभय अवघटन की अभिक्रिया। द्विविस्थापन, अब तक तो एक विस्थापित हो रहा था ना, अब पढ़ेंगे द्विविस्थापन या उभय अवघटन, इसी को कहते हैं। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन या इसी को कहते हैं उभय अवघटन, अपघटन, द्विविस्थापन या उभय अवघटन अभिक्रिया। तो क्या होता है द्विविस्थापन या उभय अवघटन अभिक्रिया की बात करते हैं। एकल विस्थापन में ना एक ही परमाणु आकर के विस्थापित कर रहा था, अब क्या होगा ना कि कोई विलयन रहेगा और उसमें हम दूसरा विलयन मिलाएंगे ना, तो दोनों में से अलग अलग परमाणु हट करके और कोई नया नया यौगिक बना लेंगे। आई बात समझिए। जैसे समझिए कि दो परमाणुओं का ये यौगिक है और कोई दूसरा दो परमाणु का यौगिक हम लाएं, और वो दो परमाणु का यौगिक इसमें से एक हट करके इसमें का एक हट करके ये दोनों ऐसे बना लें, और इसमें का एक और इसमें का एक, दोनों मिल करके दो नए नए बना लेंगे ना, तो उसी को कहते हैं द्विविस्थापन या उभय अवघटन अभिक्रिया। बात समझ नहीं समझे। द्विविस्थापन या उभय अवघटन समझ में आया, किसे कहेंगे, जब दो अलग अलग मिश्रण हैं, दो अलग अलग यौगिक हो चाहे मिश्रण हो, जब उनको एक साथ मिलाएंगे ना, तो इसमें का एक टूट करके इसके साथ लग जाएगा और इसमें का एक टूट करके इसके साथ लग जाएगा, उसी को कहेंगे द्विविस्थापन या उभय अवघटन अभिक्रिया। बात समझ आई। लिखेंगे जब कोई पदार्थ अपने मूलकों की अदला बदली कर ले, जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ अपने मूलकों की, अपने मूलकों की अदला बदली कर ले, अदला बदली
कर ले। जब कोई पदार्थ अपने मूलकों की अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करता है, नए यौगिक नए यौगिक या नए पदार्थ, नए यौगिक का निर्माण करता है, का निर्माण करता है, करता है, उसे ही द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे ही द्विविस्थापन विस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ नहीं समझ आई? बात समझ आई? जब जो है कोई भी पदार्थ होगा अपने मूलकों की अदला बदली कर लेगा तो उसे ही कहा जाता है द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया। जैसे समझिए कि हम सोडियम क्लोराइड ले लें। जैसे समझिए हमने ले लिया, ये है सोडियम क्लोराइड NaCl, और इस सोडियम क्लोराइड के साथ हम अभिक्रिया करा देते हैं सिल्वर नाइट्रेट की AgNO3। तो जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये सोडियम टूट करके और इस नाइट्रेट के साथ लग जाएगा, और ये सिल्वर टूट करके क्लोरीन के साथ लग जाएगा, तो बनेगा क्या? देखिए, ये सोडियम इसके साथ लगेगा तो बनेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बना ना, और प्लस में क्या बनेगा, ये टूटा इसके साथ तो लगेगा तो ये बनेगा AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड। क्या हुआ है, ध्यान से मेरी बात समझिए। ये जाकर के इसके साथ लग गया और ये जाकर के इसके साथ लग गया, तो क्या बना लिया, ये बना लिया सोडियम नाइट्रेट और ये बनाया सिल्वर क्लोराइड। दो अलग अलग पदार्थ थे और इन दोनों अलग अलग पदार्थों से दो नए अलग अलग पदार्थ बने कि नहीं बने? बात समझ आई? तो जब दो अलग अलग पदार्थ मिल करके कोई दो नए अलग अलग पदार्थ बनाते हैं तो इसे ही हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। बात समझ आई? बात क्लियर स्पष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? यहाँ तक बात समझ आई? तो चलिए जल्दी से लिखिए, इसके आगे हम बताते हैं। जल्दी से लिखिए, या तो स्क्रीनशॉट मारिए, जल्दी से लिखिए, तो फिर इसके आगे हेडिंग की बात करते हैं हम। हो गया, हम उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, तो मिटाते हैं और आगे चलते हैं। अगला हेडिंग बनाइएगा, 5 हेडिंग हो गया ना। छठवां अवक्षेपण अभिक्रिया। छठा है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया बात करते हैं इसकी कि क्या होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। ध्यान से सुनिए, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब ना हम दो अलग अलग पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं तो ऐसा होता है ना कि कुछ अभिक्रिया होने के बाद कुछ जो ठोस होता है ना, ठोस कुछ उसमें से ठोस पदार्थ नीचे तली में अवक्षेप के रूप में जमने लगता है, बैठने लगता है, तो उसी को कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। हम क्या समझा रहे हैं, हम बस यही आपको समझाना चाहते हैं कि दो नए नए पदार्थ लीजिए और उन दोनों पदार्थों को जब अभिक्रिया कराएंगे ना तो उसमें से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो नीचे तली में बैठने लगते हैं, जमने लगते हैं ठोस अवस्था के रूप में। जब इस प्रकार की अभिक्रिया होती है तो उसी को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। बस समझे समझे? तो क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया जिसके होने के पश्चात, लिखिए, ऐसी अभिक्रिया अभिक्रिया जिसके
होने के पश्चात ऐसी अभिक्रिया जिसके होने के पश्चात उत्पाद से विलयन ठोस के रूप में उत्पाद से विलयन ठोस के रूप में विलयन ठोस के रूप में अलग होने लगता है अलग होने लगता है उसे ही हम कहेंगे का अवक्षेपण अभिक्रिया। बात समझ से अलग होने लगता है उसे ही कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। बात समझ ऐसी अभिक्रिया जिसके होने के पश्चात उत्पाद से विलयन ठोस के रूप में अलग होने लगता है उसे ही क्या कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अलग होने लगता है उसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आए बात समझ आई। देखिए बात अच्छे से अभी समझ आएगी। जैसे मान लीजिए कि हम कोई अभिक्रिया कराते हैं, हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया करा देते हैं सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3 से। तो अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये अभिक्रिया इसके साथ करेगा तो क्या होगा, ये बनाएगा सोडियम नाइट्रेट, अभी बताया था, ये बनाएगा सोडियम NaNO3। ये है सोडियम नाइट्रेट। अब प्लस में क्या बना रहा था, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर AgCl। और ये जो है ना ये AgCl यही है अवक्षेप, इसको कहते हैं अवक्षेप। ये नीचे तली के रूप में बैठने लगता है, इसको कहेंगे सफेद अवक्षेप। और ये जो है ना नीचे तली में बैठने लगता है, इसी को कहते हैं सफेद अवक्षेप। बात स्पष्ट रूप से अच्छे से समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है। ये नीचे तली में जमने लगता है, बैठने लगता है, तो इसी को कहते हैं सफेद अवक्षेप। आई बात समझे, तो जल्दी से लिखिए, आगे की बात करते हैं, जल्दी से लिखिए इसको। हम उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, तो आगे की बात करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, अगले हेडिंग की बात करते हैं। अब हेडिंग डाले उदासीनीकरण अभिक्रिया। 6 पॉइंट हो गया। 7वां उदासीनीकरण अभिक्रिया। 7वां उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से सुनिए हमारी बात। किसे कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है ना, तो वह लवण और जल बनाता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब कोई भी अम्ल है किसी क्षार से अभिक्रिया करता है, तो वह अम्ल और क्षार का गुण छोड़ करके उदासीन हो जाता है। यानी कि जो कोई भी मान लीजिए कि ये अम्ल है और यह है क्षार, जब इन दो अभिक्रिया करेंगे ना, तो ये बनाएंगे लवण और जल, और इसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। बात समझाइए। तो लिखिए कि जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल
किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वह लवण और जल का निर्माण करता है। तो वह लवण और जल का निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझिए। जैसे समझिए कि किसी अम्ल के साथ हम अभिक्रिया करा दें, कोई भी अम्ल है, किसी अम्ल के साथ जब किसी भी क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है, ये बनाता है लवण और जल। अब क्या होता है अम्ल और क्या होता है क्षार, यदि नहीं पता है तो अगले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। आए बात समझिए। अगले चैप्टर में ही चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो इस चैप्टर में बड़े डिटेल से समझेंगे किसे कहेंगे अम्ल, किसे कहेंगे क्षार। जैसे समझिए अम्ल HCl और क्षार NaOH। जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे ना, ये है अम्ल और ये है क्षार, इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा लवण यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl। ये है सोडियम क्लोराइड जिसको नमक भी कहते हैं, और बनाएगा H2O जल। आई बात समझिए। ये सोडियम इसके साथ मिल करके बनाता है सोडियम क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिल करके बनाता है H2O, जिसे कहते हैं जल। तो ये तो था अम्ल और ये है क्षार, ये तो बना लिया लवण और ये बना लिया जल। आई बात समझिए। जल्दी से लिखिए, इसके आगे की बात करते हैं। यहाँ तक हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, तो मिटा करके हम आगे की बात करते हैं। 7 अभिक्रिया हो गई ना। अब इसके आगे की बात करते हैं। अगली अभिक्रिया है प्रकाश रासायनिकरण अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिकरण अभिक्रिया समझिए। प्रकाश रासायनिकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, प्रकाश रासायनिकरण अभिक्रिया। ध्यान से सुनिए। जब कोई अभिक्रिया करा रहे हैं और अभिक्रिया कराते समय अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए यदि हम प्रकाश ऊर्जा दे रहे हैं ना, कोई अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए जब हम प्रकाश ऊर्जा दें तो उसी को कहते हैं प्रकाश रासायनिकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए जब ऊर्जा दिया जाता है, प्रकाश ऊर्जा दिया जाता है, उसे ही कहा जाता है प्रकाश रासायनिकरण अभिक्रिया। बात समझाई। तो लिखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
अभिक्रिया जो सूर्य सूर्य के प्रकाश में सूर्य के प्रकाश में पूर्ण होती हैं या संपन्न होती हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पूर्ण होती हैं या संपन्न होती हैं। प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पूर्ण होती हैं उसे ही प्रकाश रासायनिकरण अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझे। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में संपन्न हो गई तो उसे ही कहा जाता है प्रकाश रासायनिकरण अभिक्रिया। जैसे समझिए, ये है हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन। जब हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन मिलता है ना, तो ऐसी अभिक्रिया नहीं होती है जब तक उस पर सूर्य का प्रकाश न पड़े। जब इस पर हम सूर्य का प्रकाश देते हैं ना, जब सूर्य का प्रकाश देंगे तो ये बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आई बात समझे। हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आई बात समझे। यदि जैसे समझिए, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है जल। पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे यही ना काम करते हैं कि उनको वायुमंडल से मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से ले लेते हैं जल। तो वायुमंडल से ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, अपने जड़ से ले लिया जल, और वातावरण से ही प्राप्त कर रहा है सूर्य का प्रकाश। और जब सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है तो क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है, यानी कि अपना भोजन बना लेता है। फ्रक्टोज मल्टोज ये सब बना लेता है ना। क्या बनाता है? C6H12O6 बना लेता है, अपना भोजन फ्रक्टोज बना लेता है ना। और उसके साथ साथ हमारे लिए क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन O2 गैस बाहर निकाल देता है। ये था लिया कहाँ? कार्बन डाइऑक्साइड लिया और जल ले लिया जड़ से, और उसे मिल गया सूर्य से सूर्य का प्रकाश, तो बना लिया अपने लिए भोजन और हमारे लिए ऑक्सीजन। आई बात समझे। तो जल्दी से छापिए, अगली अभिक्रिया की बात करते हैं। जल्दी से लिखिए, आगे की बात करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे, तो आगे की बात करते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला हेडिंग है अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे या अपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही कहा जाता है अपचयन अभिक्रिया। तो किसे कहेंगे? जब कोई तत्व ना, कोई भी तत्व है, उसके साथ ऑक्सीजन जा करके जुड़ जाता है और हाइड्रोजन हट जाता है, तो उसे ही कहा जाता है अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसका नाम क्या है? ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या इसी को कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। बात ध्यान से सुनिए, किसे कहें? जब किसी भी तत्व के साथ ऑक्सीजन जा करके जुड़ जाए और हाइड्रोजन हट जाए, या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन हटे, या ऑक्सीजन जुड़े हाइड्रोजन हटे, इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। बात समझ आई? तो लिखिए, जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन
जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब किसी भी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तथा हाइड्रोजन हट जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए तथा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हट जाए इसे ही ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ नहीं समझ? जब कोई भी तत्व के साथ ऑक्सीजन जाकर के जुड़ जाए और हाइड्रोजन हटेगा तो उसे ही कहा जाता है ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। जैसे समझिए ये है कार्बन और इसके साथ मैं ऑक्सीजन को जोड़ दूं तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना। या फिर ये है सल्फर और इसके साथ मैं ऑक्सीजन को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा? बना लेगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीजन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसी को कहा जाता है ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। बात समझ आई नहीं समझ आई? किसे कहेंगे? जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तथा हाइड्रोजन हट जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट जाए, इसी को कहा जाता है ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड और ये सल्फर के साथ ऑक्सीजन जोड़कर बनाया सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए इसे नोट करिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। तो इसके आगे चलते हैं। अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। ये तो था अपचयन, अचरण या अपचयन अभिक्रिया था। अपचयन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया मिटा दें। बात करते हैं अवकरण अभिक्रिया की। अवकरण अभिक्रिया क्या होता है? अवकरण अभिक्रिया, इसकी बात कर लेते हैं। किसे कहेंगे अवकरण अभिक्रिया? बात ध्यान से सुनिएगा। जब किसी भी तत्व के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तथा ऑक्सीजन निकलेगा तो उसे ही कहा जाता है अवकरण अभिक्रिया। अब इसका उल्टा होगा तो इसे कहेंगे अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का उल्टा अवकरण। अवकरण में क्या होगा? वहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन हट रहा था, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन हटेगा। तो लिखेंगे कि जब किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए और ऑक्सीजन हट जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं अवकरण अभिक्रिया। आई बात समझ में? तो लिखिए, जब किसी तत्व के साथ जब किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए तथा
हाइड्रोजन जुड़ जाए तथा तथा हाइड्रोजन जुड़ जाए तथा ऑक्सीजन हट जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए, अलग हो जाए, हो जाए तो इस प्रकार की इस प्रकार की अभिक्रिया को इस प्रकार की अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझे, जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन हटेगा तो इसे ही कहते हैं अवकरण अभिक्रिया। जैसे समझिए कि ये है क्लोरीन और इसके साथ में जोड़ दूं हाइड्रोजन, तो ये क्या बना लेगा ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ करके बना लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। या फिर ये है ऑक्सीजन और इसके साथ में जोड़ दूं हाइड्रोजन को, तो क्या बना लेगा H2O। जल यहाँ पर जुड़ रहा है ना हाइड्रोजन किसी भी तत्व के साथ, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ेगा, जुड़ सकता है उसके साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ सकता है। जब जुड़ेगा तो उसे ही कहते हैं अवकरण अभिक्रिया। कुल मिलाकर के हाइड्रोजन जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो उसे ही कहते हैं अवकरण अभिक्रिया। आई बात समझे, तो जल्दी से नोट करिए, इसके आगे की बात करते हैं। देखिए यहीं पर नोट करके लिख लीजिए, थोड़े नाम में बड़ी कन्फ्यूजन रहता है, नोट करके लिखिएगा, हो सकता है कि पीछे मिस्टेक हो गया हो। नोट करके लिखवा देता हूँ, मिस्टेक ना होगा। ऑक्सीकरण का नाम होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एक होता है ऑक्सीकरण और एक होता है अवकरण। अवकरण ऑक्सीकरण को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को कहेंगे उपचयन, ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जबकि अवकरण को कहा जाता है अपचयन। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये पहले ही हमें बता देना चाहिए, पर कोई बात ना, इन बातों को ध्यान रखिए, नोट में लिख लीजिए, कभी कंफ्यूजन होगा ही ना। आई बात समझ नहीं समझिए, ये होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को कहेंगे उपचयन अभिक्रिया और अवकरण को कहा जाता है अपचयन अभिक्रिया। पीछे वाले में मिस्टेक हो गया, हाँ यहाँ पर लिखना था उपचयन, हमने लिख दिया अपचयन, तो उसको सुधार लीजिएगा, इसके लिए सॉरी, मिस्टेक हो गई, तो थोड़ी सही कर लीजिएगा। आई बात समझे, तो चलिए इसके आगे चलते हैं, जल्दी से नोट करिए, इसके आगे की बात करते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसके आगे है रेडॉक्स अभिक्रिया। किसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, इसकी बात कर लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करते हैं कि किसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, ध्यान से सुनिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, ध्यान से सुनिए। जब ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया एक साथ होगी ना,
उसे ही कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। बात समझाई। जब ऑक्सीकरण और अपचयन या ऑक्सीकरण और अवकरण यानी कि अपचयन और उपचयन की अभिक्रिया एक साथ होती है तो उसे ही कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आई बात समझे। तो लिखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन, उपचयन। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? उपचयन। ऑक्सीकरण तथा अवकरण, तथा अवकरण और अवकरण को कहा जाता है अपचयन, अपचयन, अपचयन। आई बात समझे। ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन और अवकरण यानी कि अपचयन ना। आई बात समझे। अभिक्रिया के संयोग को अभिक्रिया के संयोग को संयोग को संयोग को संयोग को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। संयोग को रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते कहते हैं। आई बात समझे। किसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया? जब ऑक्सीकरण और अवकरण यानी कि अपचयन और उपचयन, ऑक्सीकरण और अवकरण यानी कि उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया एक साथ होगी तो उसे ही कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे समझिए ये है कॉपर ऑक्साइड। क्या है? कॉपर ऑक्साइड। और इसके साथ में अभिक्रिया करा देता हूँ हाइड्रोजन की, तो क्या हो जाएगा? ये कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो गया और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा? H2O बना लेगा कि नहीं बना लेगा? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तो क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर हट रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन जुड़ने की अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब जुड़ेगा तो कहेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। लेकिन यदि ऑक्सीजन हटेगा तो उसे कहते हैं अवकरण या अपचयन, अवकरण, अवकरण या अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया। आई बात समझे नहीं समझे? बात अच्छे से क्लियर स्पष्ट रूप से समझ आ रही है ना? किसे कहेंगे ऑक्सीकरण और किसे कहेंगे अवकरण। यहाँ तक स्पष्ट रूप से बात समझ आई। तो चलिए जल्दी से लिखिए, आगे बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, तो इसके आगे की बात करते हैं। यहाँ तक हो गया ना? यहाँ तक बात समझ आई अच्छे से? अब हेडिंग बनाइए उत्क्रमणीय अभिक्रिया। किसे कहेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ध्यान से सुनिए, अगला हेडिंग है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्रम तो हम लिखना छोड़ ही दिए, आप लिखते रहिएगा कौन सा क्रम है। जो भी क्रम होगा गिनती का क्रम लिखते रहिएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सा होगा? देख लेते हैं कौन सा क्रम है। 12वां शायद है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो आप हेडिंग लिखते रहिएगा। 12 नंबर पर है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभिक्रिया
उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ध्यान से सुनिए, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशा में चल सके, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशा में चलती है उसे ही कहा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बात समझ? ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशा में चलती है उसी को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बात समझ रही है? समझे? तो लिखिए, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशा में या समान परिस्थितियों में चलती है, समान परिस्थितियों में दो दिशा में चले, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में, जो समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में ऐसी अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में दो दिशाओं में चलती है उसे ही कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दिशाओं में चलती है, चलती है उसे ही उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ? यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो समान परिस्थिति में, एक ही परिस्थिति में दोनों दिशा में चलेगी उसे ही कहा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे समझिए कि 3 अणु हम ले लेते हैं आयरन का, और 3 अणु आयरन के साथ साथ 4 अणु ले लेते हैं जल का, तो क्या होगा? ये बना लेगा Fe3O4, यानी कि आयरन ऑक्साइड Fe3O4 ना, जिसे जंग भी कहते हैं। Fe3O4 आयरन ऑक्साइड है, इसे जंग भी कहते हैं। और साथ साथ 4 हाइड्रोजन के अणु बाहर निकालेगा। और ये अभिक्रिया जब इधर से इधर की ओर चलेगी ना, तो ऐसे चलेगी। तो दोनों तरफ जब तीर बना रहेगा ना, इधर भी चल रही है और इधर भी चल रही है, जब दोनों दिशा में, इस अभिक्रिया को ऐसे दोनों दिशा में दर्शा देते हैं, ऐसे दोनों तरफ तीर बना करके, और जो दोनों दिशा में दर्शाया जाता है उसे ही कहा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बात समझाई? यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशा में संपन्न होती है या चलती हैं दोनों दिशा में, इधर से इधर और इधर से इधर, दोनों दिशा में चलेंगी ना, तो उसे ही कहा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बात समझ आई? आगे लिखिए, लिखिए जल्दी से, तो इसके आगे की बात करते हैं। जल्दी से लिखिए, उम्मीद करते हैं कि अब लिख लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। अब है 13 नंबर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, हेडिंग है 13 नंबर अनुत्क्रमणीय क्रमणीय अनुक्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ध्यान से सुनिएगा, अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय तो जो दोनों दिशा में चले थे उसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब केवल एक ही दिशा में चलती है ना, जब अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है उसे ही कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। आई बात समझे? तो क्या लिखेंगे कि जब अभिक्रिया केवल एक दिशा में संपन्न हो उसे ही कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। आई बात समझे? लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो
केवल केवल एक ही दिशा में एक ही दिशा में संपन्न हो उसे ही अनुत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझे कि नहीं समझे? ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होगी उसे ही कहा जाता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो उसे ही अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझे क्या होता है उत्क्रमणीय और क्या होता है अनुत्क्रमणीय? समझ आए कि नहीं समझे? जैसे समझिए कि यह है सोडियम Na और मैं इसको जल से अभिक्रिया करा दूं तो क्या हो जाएगा? ये सोडियम था और सोडियम को जल से अभिक्रिया करा दिया तो क्या बना? NaOH और प्लस में NaOH के साथ साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा ना? हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही निकलेगा। तो ये जो अभिक्रिया है ना केवल एक दिशा में चलती है और जब तीर ऐसे एक तरफ बना होगा ना, केवल एक तरफ बना होगा, इसका मतलब ये है कि ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है और जो अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है उसे ही कहा जाता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और यदि तीर ऐसे दोनों दिशा में बना होगा ना, ऐसे भी और ऐसे भी बना होगा, दोनों तरफ बना होगा, तो उसे ही कहा जाता है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का अर्थ होता है जो दोनों दिशा में चले उसे कहते हैं उत्क्रमणीय। और जब केवल एक तरफ ऐसे तीर बना रहेगा तो उसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय, यानी कि एक ही दिशा में चलने वाली क्रिया। यहाँ तक बात समझ आई? तो जल्दी से लिखिए। एक लास्ट अभिक्रिया, दो और अभिक्रियाएं बची हैं, उन दोनों को आज बता कर खत्म कर देते हैं। केवल दो अभिक्रिया और बची हैं, जल्दी से इसको लिखिए। उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे, तो इसको मिटा करके हम आगे की बात करते हैं। ये 13 अभिक्रिया हो गई। 14वीं हेडिंग बनाइए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? ध्यान से सुनिए हमारी बात। किसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया जो संपन्न होने के दौरान, ऐसी अभिक्रिया जो होने के दौरान ऊष्मा देती है। ऐसी अभिक्रिया जो संपन्न होने के दौरान या अभिक्रिया पूर्ण होने के दौरान ऊष्मा देगी उसे ही कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा प्राप्त करे यानी कि ऊष्मा दे उसे ही कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बस समझे? यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो पूर्ण होने के दौरान या अभिक्रिया करने के दौरान ऊष्मा दे रही है उसे ही कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो लिखिए, ऐसी अभिक्रिया जिससे ऊष्मा निकलती है, ऐसी अभिक्रिया जिससे ऊष्मा निकलती है उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ नहीं समझे? कैसे समझिए? कोई भी कार्बन हम ले लेते हैं, ठीक, और कार्बन के साथ साथ यदि ऑक्सीजन, ये देखिए ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि हम कार्बन को जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जलाएंगे तो जलने के साथ साथ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा ही निकलेगा और इसके साथ साथ ना हमें
94 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति भी होती है। कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आई बात समझ नहीं समझे? तो इसी अभिक्रिया को कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बात समझेगी समझे? जैसे समझिए कि क्या ले लें, CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इसको हम पानी में घोलते हैं ना, पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना जो घर की पुताई करने के लिए होता है, तो उसको आप पानी में घोलेंगे ना तो जलने लगता है, खौलने लगता है। क्यों खौलता है? क्योंकि अभिक्रिया होने के दौरान ऊष्मा निकलती है। तो क्या बनाएगा, बनाता है कैल्शियम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ से बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ साथ निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में ऊष्मा, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है। आई बात समझे? तो जब ऊष्मा निकलेगा तो उसे ही कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आई बात समझे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब अभिक्रिया होने के दौरान जब ऊष्मा निकलेगी तो उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे। अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ध्यान से सुनिए। ऐसी अभिक्रिया जो पूर्ण होने के लिए ऊष्मा देनी पड़े, जिन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है, उसी को कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आई बात समझे? तो ऐसी अभिक्रिया जिसे ऊष्मा दे करके पूर्ण किया जाता है, ऐसी अभिक्रिया जिसे ऊष्मा दे करके पूर्ण किया जाता है, उसी को कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आई बात समझे? तो लिखिए कि ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा अवशोषित करती है, ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया अभिक्रिया जो ऊष्मा अवशोषित करती है, अवशोषित करती है, उसे ऊष्माशोषी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझे? ऐसी अभिक्रिया जो पूर्ण होने के लिए ऊष्मा ले यानी कि सोखे, अवशोषित करे, उसे ही कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे समझिए कि है नाइट्रोजन, जब हम नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं ना, तो इसे ऊष्मा देना पड़ता है। ऊष्मा जब हम देंगे ना, इस अभिक्रिया को जब ऊष्मा देंगे तब जा करके यह अभिक्रिया संपन्न होगी और बनाएगी N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ऐसा समझ नहीं समझाई? जैसे समझिए कि PCl5 पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जब इसको हम ऊष्मा, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा देंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। किसमें? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और साथ साथ क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। आई बात समझे? तो इन अभिक्रियाओं को ऊष्मा देना पड़ता है, तो इसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ तक बात अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ आ गई। तो ये थे सब अभिक्रियाओं के प्रकार। बाकी कल हो सकता है कि ये चैप्टर खत्म हो जाए। तो यहाँ तक यदि आपको बात अच्छे से समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के नीचे एक बार कमेंट करिए और वीडियो को और लोगों के पास शेयर करिए, ताकि ये चैनल और बड़ा हो सके। आई बात समझे? जिससे मैं आपको और बहुत अधिक सब्जेक्टों के बारे में बता सकूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।